Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine. Students, हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कुछ नई टर्म्स को. उनमें हमारे पास आएंगे पार्थिनोकार्पी, सीड डोरमेंसी, फ्रूट राइपनिंग and fruit set, vernalization, and photoperiodism. स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को आज के हम लेक्चर में हमने डिस्कस करना है. हमारे पास सबसे पहले आएगी पार्थिनोकार्पी. जी स्टूडेंट्स, पार्थिनोकार्पी को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जब एक ओव्यूल फर्टिलाइज करता है पोलन ग्रेन के साथ, तो ये दोनों मिलके, इन दोनों के मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और हमारे पास एक नया इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो ये बनता है. जब एम्ब्रियो हमारे पास बन जाता है, ये एम्ब्रियो देन कन्वर्ट होता है सीड में. फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कन्वर्ट हो गया सीड में, और देन सीड कन्वर्ट होता है इनटू फ्रूट्स. ये है फ्रूट की फॉर्मेशन का एक प्रोसेस जिसमें ओव्यूल पोलन ग्रेन के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीड, सीड कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रूट्स. अब स्टूडेंट्स, अगर ऐसा फिनोमेना हो कि ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन and without seed formation, ovule without fertilization and without seed formation, ovule convert हो जाए फ्रूट्स में. डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं. तो अब हम पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन लिखेंगे. द डेवलपमेंट ऑफ fruits without fertilization and seed formation. जी स्टूडेंट्स, फ्रूट्स का बनना from ovule without fertilization and seed formation, that is called पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रूट बन जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी. स्टूडेंट्स, पार्थिनोकार्पी की जो काज है, जो रीजन है इसकी, वो है इम्बैलेंस हार्मोनल लेवल. हम इसको कहते हैं, इसकी जो काज है
हार्मोनल imbalance. Hormonal imbalance is the cause of parthenocarpy. हार्मोन्स हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथेन है, हमारे पास तो डिफरेंट हार्मोन्स मौजूद हैं। उनमें से कौन से हार्मोन की इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से ओव्यूल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सीड फॉर्मेशन? दैट हार्मोन इज द ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से अगर ओव्यूल में ऑक्सिन हार्मोन्स की एक्सेस अमाउंट हो जाए तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सीड फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पार्थिनोकार्पी होती है। हमारे पास इसकी एग्जांपल आएगी बनानास, pineapple, and in some oranges and grapes। इनमें पार्थिनोकार्पी कॉमन है। पार्थिनोकार्पी क्या है? फ्रूट का बन जाना डायरेक्टली फ्रॉम ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सीड फॉर्मेशन। और ये मौजूद किन में है? बनानास में, पाइनएप्पल में एंड सम ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स में पार्थिनोकार्पी का फिनोमेना मौजूद होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हम ऑक्सिन्स के लेवल को क्या किसी भी प्लांट में इम्बैलेंस करके ओव्यूल को डायरेक्ट सीड में, फ्रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम कहते हैं मोस्टली बहुत सारे जो मोस्टली प्लांट्स हैं उनमें ये फिनोमेना हम ओबे नहीं कर सकते कि उनमें हम जो ऑक्सिन्स हैं इसका लेवल को इम्बैलेंस कर दें। हाँ, दो ऐसे प्लांट्स हैं, जिस तरह हमारे पास टोमेटो है, पीपर है, इनमें पार्थिनोकार्पी हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं बाय इम्बैलेंसिंग देयर हार्मोन्स। हार्मोन्स को इम्बैलेंस करके हम आर्टिफिशियली तौर पर पार्थिनोकार्पी को करवा सकते हैं। पीपर्स जिसे आप मिर्चे कह रहे हैं उनमें, और टोमेटो में आप पार्थिनोकार्पी को आर्टिफिशियली तौर पर करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पहली टर्म थी पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सीड डोरमेंसी। जी स्टूडेंट्स, सीड डोरमेंसी क्या है? सीड की रेस्ट की एक ऐसी हालत जो एम्ब्रियो को सरवाइव करने के काबिल बना देती है। लॉन्ग टर्म सीड की रेस्ट की एक ऐसी हालत जो एम्ब्रियो को लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करने के काबिल बना देती है। सीड की इस रेस्ट की कंडीशन को कहते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या है? The special condition of rest the special condition of rest of the seed। सीड की रेस्ट की एक स्पेशल कंडीशन that enable the embryo to survive in long duration में जो एम्ब्रियो है ये सर्वाइव कर सकता है। कौन से लॉन्ग ड्यूरेशन? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, नामुनासिब हालात में सीड की रेस्ट की एक स्पेशल कंडीशन जो एम्ब्रियो को इस काबिल बनाती है कि ये लॉन्ग टाइम में ड्यूरेशन कर सकती है इन अनफेवरेबल कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या है?
रेस्ट की एक ऐसी हालत जो एम्ब्रियो को लंबे अरसे के लिए सर्वाइव रखने के लिए इस्तेमाल हो, और किस कंडीशन में जो एम्ब्रियो उसको सर्वाइव रखना है, अनफेवरेबल कंडीशन। अब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है जी? अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे पास वाटर शॉर्टेज या डेजिकेशन, जिसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, या अब हम डिहाइड्रेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एंड लो टेम्परेचर। ये दोनों अनफेवरेबल कंडीशन है। इन अनफेवरेबल कंडीशन में एम्ब्रियो को लंबे अरसे के लिए सरवाइव करने के लिए सीड इनएक्टिव कंडीशन में आ जाता है, दैट स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट कॉल्ड सीड डोरमेंसी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है इस इन अनफेवरेबल कंडीशन में करता क्या है। बेसिकली एम्ब्रियो सीज और लिमिट इट्स ग्रोथ। एम्ब्रियो लिमिट कर देता है अपनी ग्रोथ को, सीज कर देता है अपनी ग्रोथ को, ताकि जो एम्ब्रियो जस्ट इतना सिर्फ जिंदा रह सके, ग्रो ना करे, अपनी ग्रोथ को बहुत एक हद तक लिमिट कर देता है, दैट इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो सीड डोरमेंसी के दौरान अपने आप को, अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सीड डोरमेंसी ब्रेक भी होती है? कहते हैं यस। सीड डोरमेंसी ब्रेक कब होती है? सीड जर्मिनेट कब करता है? जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सीड डोरमेंसी रेस्ट की एक स्पेशल कंडीशन है जो कि एम्ब्रियो को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। एम्ब्रियो इन अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान अपनी जो ग्रोथ है उसको लिमिट कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है, उसको एक खास हद तक ही रखता है। अब इन हालात में जो एम्ब्रियो है अपनी ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो फेवरेबल कंडीशन में एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ दोबारा शुरू करता है, सीड से नेक्स्ट जो है जर्मिनेशन करता है और नेक्स्ट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके बुक में एक छोटा सा पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है, आइए हम उसको पहले देखते हैं। जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 90 यहाँ पे आपके बुक में वर्ड यूज किया गया कि ये जो सीड डोरमेंसी है प्लांट की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा अहम है। कैसे अहम है? कहते हैं बाज़ औक़ात सीजनल मौसम होते हैं, सर्दियां गर्मी, ये सीजनल मौसम है। सर्दियों में बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि सर्दियों के बेसिकली डेज हैं, उनमें कभी कभार शदीद गर्मी वाला मौसम भी आ जाता है। उसके लिए वर्ड यूज किया वार्म स्पेल इन विंटर, सर्दियों में गर्मी की एक लहर, या इसके लिए हम ये भी वर्ड यूज करते हैं सर्दियों में गर्मी का एक जादू, दैट इज कॉल्ड। कहते हैं कि गर्मियों का एक सीजन है, उसमें अचानक गर्मी आ गई, तो उसका इफेक्ट सीड डोरमेंसी पर होता है या नहीं? जवाब आएगा नो। सीड डोरमेंसी सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन के बाद ब्रेक नहीं होती। सीड डोरमेंसी को ब्रेक होने के लिए बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, तब जाकर सीड डोरमेंसी ब्रेक होती है। आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रूट राइपनिंग और फ्रूट सेट। फ्रूट राइपनिंग या फ्रूट सेट को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो फीमेल स्टिग्मा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, स्टूडेंट्स अब हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, इसमें दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके इनर साइड पे मौजूद है ओव्यूल।
अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब पोलिनेशन होती है तो पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब जो कि एक व्हीकल है, पोलन ट्यूब के इनर साइड पे लेट्स में कहता हूं ये पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, पोलन ग्रेन एंथर से जब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, रीच होते हैं, पोलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचे तो ना सिर्फ पोलन ग्रेन ने एक गैमीट को ट्रांसफर किया, इसके साथ साथ पोलन ग्रेन ना सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ए गैमीट का रिस्पॉन्सिबल है, एंड पोलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ये हमारे पास ट्रांसफर हो रही है पोलन ग्रेन। एक तो हम कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर ऑफ गैमीट एंड पोलिनेशन का रिस्पॉन्सिबल है, इसके साथ साथ पोलन ग्रेन इज आल्सो सोर्स ऑफ ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन। जी स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ गैमीट एंड पोलिनेशन का, इसके साथ साथ ये रिच सोर्स ऑफ ऑक्सिन भी है। और पोलन ग्रेन स्टिग्मा और ओवरी के टिश्यू को स्टिमुलेट करता है और ये को स्टिमुलेट करता है कि ये दोनों ऑक्सिन्स बनाएं। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सिन को बनाने के लिए एक तो पोलन ग्रेन इसका सोर्स है ऑक्सिन का, दूसरा जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा और ओवरी को स्टिमुलेट करता है, इनके टिश्यू को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो ऑक्सिन को बनाए। अब ऑक्सिन्स का रोल क्या है? ऑक्सिन्स बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखिएगा फ्रूट राइपनिंग में अहम रोल परफॉर्म करते हैं। फ्रूट की राइपनिंग डिपेंड करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सिन है ये फ्रूट की जो राइपनिंग है इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रूट जो ये हमारे पास जो फ्रूट है ये बनता कैसे है? बेसिकली होता ये है कि जो फ्रूट जो ओवरी की वॉल है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरिकार्प, और जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट। जी स्टूडेंट्स, ओवरी आर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, और जो फ्रूट की वॉल है बेसिकली वो ओवरी की वॉल है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, और जो ओव्यूल है इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सिन्स फ्रूट की फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल है। फ्रूट किससे बने गए? ओवरी से। ओवरी ऑक्सिन बना रही है, इसके साथ साथ पोलन ग्रेन में भी ऑक्सिन का सोर्स है, इसके साथ साथ स्टिग्मा के टिश्यू भी ऑक्सिन बना रहे हैं। ये सारे जो टिश्यू है मिलकर ऑक्सिन बना रहे हैं, और ऑक्सिन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट की राइपनिंग का रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन है। एक तो बात हमारे पास ये क्लियर हो गई। दूसरी, क्या अकेला ही ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल कहते हैं? नो, ऑक्सिन के साथ साथ दो और हार्मोन्स भी हैं। फ्रूट की राइपनिंग का जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है दैट इज द ऑक्सिन्स, इसके साथ साथ जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। स्टूडेंट्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये भी फ्रूट राइपनिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो फ्लावरिंग है, ऑक्सिन्स फ्लावरिंग की फॉर्मेशन में भी ऑक्सिन्स का अहम रोल है। एट द एंड स्टूडेंट्स, जो फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट सेट में आपके पास लास्ट में एक टॉपिक दिया गया क्लाइमेट। क्लाइमेटेरिक। क्लाइमेटेरिक कहते हैं कि जो फ्रूट राइपनिंग है इज अकम्पनाइड मीन एसोसिएटेड होती है, अकम्पनाइड विद द
जो क्लाइमेटिक कंपाइंड विद द बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। बेसिकली क्लाइमेटरी क्या है? बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है इसका बर्स्ट हो जाना, इसका बहुत तेजी से रेस्पिरेशन का रेट बहुत हाई हो जाना, दैट्स कॉल्ड बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द फ्रूट राइपनिंग। और जो क्लाइमेक्टेरिक है इसके साथ एक और हार्मोन्स भी एसोसिएटेड होता है, दैट इज द ईथेन। ये हार्मोन भी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट सेटिंग में या फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है जी वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या है? जी स्टूडेंट्स, वर्नलाइजेशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स होते हैं। नंबर वन, बाइनियल, ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल 2 इयर्स पर मुश्तमिल होता है, हम उनको बाइनियल कहते हैं। प्लस पीरिनियल, ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल मोर देन 2 इयर्स होता है, दैट प्लांट्स आर कॉल्ड पीरिनियल प्लांट्स। बाइनियल और perennial plants में flowering are stimulated by exposure of low temperature, that is called vernalization। biennial और perennial plants में जो flowering है वो associated होती है, with the low temperature, that is called vernalization। अब जो फ्लावरिंग जो लो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है वो स्टिमुलेट किसको करेगी? एपिक्स ऑफ द शूट्स या फिर एम्ब्रियो ऑफ द सीड, इसको स्टिमुलेट करेगी। इसके अलावा जो लीव्स है इसको स्टिमुलेट नहीं करती। मीन के वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एपिक्स ऑफ शूट्स एंड एम्ब्रियो ऑफ सीड को करती है, जबकि वर्नलाइजेशन का इफेक्ट लीव्स के ऊपर नहीं होता। जिसमें ये हमारे पास वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर, कितना की लो टेम्परेचर होता है? कहते हैं राउंड अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वर्नलाइजेशन में, लो टेम्परेचर है। अच्छा, ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये क्या एक दिन के लिए होता है? कहते हैं नो। क्या एक हफ्ते के लिए होता है? कहते हैं नो। ये राउंड अबाउट 4 वीक टू 3 मंथ तक होता है। जिसमें वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर को एक्सपोज करना है, फ्लावरिंग रिड्यूस होनी है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ये 4 वीक टू 3 मंथ तक ये लो टेम्परेचर रहेगा, तब जाकर फ्लावरिंग होगी। जो वर्नलाइजेशन है लो टेम्परेचर होगा, फ्लावरिंग होगी, उसकी जो फ्लावरिंग होगी वो एपिक्स ऑफ द शूट्स होगी या एम्ब्रियो ऑफ द सीड होगी, लीव्स में नहीं होगी। इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो ड्यूरेशन है 4 वीक टू 3 मंथ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, इसका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है वर्नलाइजेशन का? वर्नलाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक हार्मोन, दैट इज द वर्नालिन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वर्नलाइजेशन का जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एक हार्मोन। वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर में एक्सपोजर की वजह से जो फ्लावरिंग होती है उसके जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक हार्मोन है, दैट इज द वर्नालिन। वर्नालिन की अगर हम नेचर को देखें, ये इट इज नथिंग जस्ट लाइक जिबरेलिन, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक जिबरेलिन जी, जस्ट लाइक जिबरेलिन है वर्नालिन हार्मोन और फ्लावरिंग को जो रिड्यूस करवाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम वर्नलाइजेशन को देखें या फिर हमारे पास एक टॉपिक आएगा फोटोपीरियडिज्म, इन दोनों को अगर हम फोकस करें तो ये दोनों ही प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हैं। आइए बुक से हम 2-3 लाइनों को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 92
एट द एंड हमारे पास उन्होंने डिस्कस किया गया कि फोटो पीरियडिज्म हो या वनालाइजेशन सर्व सिंक्रोनाइज का मतलब दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ द प्लांट के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल है एंड देयर एनवायरनमेंट इंड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एट फेवरेबल टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि साल के किस फेवरेबल टाइम में रिप्रोडक्शन होनी है, ये दोनों जो है ना वनालाइजेशन और फोटो पीरियडिज्म इसको कंट्रोल कर रहे हैं। They also ensure the member of the same species flower at the same time, encouraging the cross fertilization for genetic variability. मीन के एक स्पीशीज एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही फ्लावरिंग करेंगे, इसके अलावा नहीं करती। स्टूडेंट्स लास्ट टर्म है हमारे पास फोटो पीरियडिज्म। याद रखिएगा जो फोटो पीरियडिज्म है ये हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, हम इसको जनरली डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसका स्केच याद रहे। और याद रखिएगा हो सकता है कि ये इंडी टेस्ट में आपका सिलेबस में ऐड हो जाए, तो इस वजह से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके बारे में कुछ चीज लिखेंगे भी नहीं। इसके साथ साथ स्टूडेंट हम देखते हैं फोटो पीरियडिज्म क्या है। अगर हम लफ्ज फोटो पीरियडिज्म को देखें, फोटो मीन लाइट, पीरियडिज्म मीन ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन। जो फोटो पीरियडिज्म है बेसिकली लाइट का ड्यूरेशन है, लाइट का ड्यूरेशन। अब लाइट का ड्यूरेशन कैसे है, अब मैं इसको हम देखते हैं इसको। आपके पास दो मौसम है, सर्दियां और गर्मियां। तो मुझे ये बताओ कि जो सर्दियां हैं इसमें दिन छोटे होते हैं या बड़े? नो डाउट छोटे होते हैं। और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटो पीरियडिज्म है ये एसोसिएटेड होती है सर्दियों या गर्मियों में, मीन की दिन की ड्यूरेशन पे कि दिन लेंथी है, बड़ा दिन है, या जो दिन की ड्यूरेशन है वो छोटी है जिस तरह सर्दियों में होती है। इसकी बुनियाद पर क्या होती है? फ्लावरिंग। मीन के पौधों में जो फ्लावरिंग होती है वो दिन की ड्यूरेशन पे होती है, जो सनलाइट है इसकी ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। स्टूडेंट जब हम डिटेल के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ जब इसको देखते हैं फोटो पीरियडिज्म को, कहते हैं कि ये फोटो पीरियडिज्म में हमारे पास तीन किस्म के प्लांट्स आते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स सिर्फ सर्दियों में मिलती हैं, कुछ वेजिटेबल्स कुछ फ्रूट्स गर्मियों के होते हैं। लेकिन अब हमने वेजिटेटिवली प्रोपगेशन की मदद से हमने उसमें फोटो पीरियडिज्म को चेंज किया है, लेकिन जो नेचुरली हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल सर्दियों की अलग है, गर्मियों की अलग है। और वो अलग क्यों है? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म क्या है? जो प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है वो लाइट की ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। जब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कहते हैं लाइट की ड्यूरेशन नहीं, जबकि लाइट के अपोजिट नाइट टाइम की ड्यूरेशन पर फोटो पीरियडिज्म डिपेंड करती है। जी पहली बात हमने कहा कि लाइट की ड्यूरेशन, फिर दूसरा कंसेप्ट आ गया, कहते हैं लाइट का ड्यूरेशन नहीं बल्कि रात कितनी लेंथी होती है, नाइट टाइम कितना है, उसकी ड्यूरेशन पर फोटो पीरियडिज्म डिपेंड करती है। फिर हम फर्दर जब इसको डिस्कस करते हैं कहते हैं फोटो पीरियडिज्म लाइट ड्यूरेशन है, एक बात हमने की, पहला कंसेप्ट यूज किया। दूसरा या नाइट ड्यूरेशन है। तीसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, एक हार्मोन आएगा वो फोटो पीरियडिज्म का रिस्पॉन्सिबल है। उस हार्मोन्स की दो शक्लें हैं, ठीक है, वो P66 और P730, ये दोनों शक्लें हार्मोन्स की, एक डे टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है, एक नाइट टाइम में, जो कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मीन उसकी फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के जो कुछ टर्म्स रह गई थी इनको डिस्कस किया। उनमें पहली आ जाएगी पार्थिनोकार्पी, दूसरी सीड डोरमेंसी, तीसरी हमने बात की फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, फर्टिलाइजेशन और फोटो पीरियडिज्म। याद रखिएगा फोटो पीरियडिज्म हमारे सिलेबस में जो स्मार्ट सिलेबस में ऐड नहीं है, जबकि पार्थिनोकार्पी, सीड डोरमेंसी, फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट सेट हमारे सिलेबस में ऐड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।